आज का हमारा विषय है आदिवासी कविता, जिसमें मैं मुख्य रूप से आदिवासी विमर्श पर थोड़ी बातचीत करूंगा, आदिवासी विमर्श की स्थिति पर थोड़ी बातचीत करूंगा और उसके बाद हिंदी के समकालीन कवियों की कविताओं में आदिवासी जीवन किस रूप में आया है, आदिवासी जीवन दर्शन की किस तरह अभिव्यक्ति हुई है, उनके संघर्ष और उन पर होने वाले अत्याचारों को किस तरह से चिन्हित किया गया है, रेखांकित किया गया है, प्रश्नांकित किया गया है, वह मैं आप सबके समक्ष संक्षेप में रखने की कोशिश करूंगा। पहले सत्र में मैं आदिवासी की अपनी समझ आपसे साझा करूंगा और उसके साथ आदिवासियत क्या है और साहित्य में आदिवासी चेतना के मायने क्या होते हैं, साथ ही आदिवासी संघर्ष क्या रहा, उनका इतिहास कैसा रहा और उसके बाद हिंदी के कुछ प्रतिष्ठित समकालीन कवियों के हवाले से उसे पहचानने की हम कोशिश करेंगे कि वो अपनी कविता में आदिवासी समुदाय के प्रति कितने संवेदनशील हैं, कितने सजग हैं और किस तरह से उन्होंने इस समुदाय के प्रति अपनी संवेदना कविता में व्यक्त की है। दूसरे सत्र में हम कुछ महिला कवियों, आदिवासी कवयित्रियों की कविताओं की चर्चा करेंगे और इस क्रम में देखेंगे कि इन कविताओं की मुख्य प्रवृत्ति क्या है। कविता हमारे जीवनानुभवों का शाब्दिक महोत्सव होती है और हर व्यक्ति के अपने जीवनानुभव होते हैं, ज़रूरी नहीं कि वह कविता में उसे दर्ज करे, लेकिन जब किसी में वह सामर्थ्य आ जाती है कि वह अपने अनुभवों को, अपनी अनुभूतियों को, अपनी संवेदना को एक ऐसी शब्दावली में प्रस्तुत करता है जो न सिर्फ कहने वाले के हार्दिक भावों को व्यक्त करती है, बल्कि सुनने वालों के भीतर भी उसी तरह का हार्दिक भाव उत्पन्न करती है, वह कविता है। और यह सामर्थ्य जिसके पास भी है वह कवि है, भले ही वह छंद से बधा हुआ कवि है या मुक्त छंद कवि है। आदिवासी शब्द को लेके बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, बहुत सारे मतांतर हैं, लेकिन मेरी समझ आदिवासी को लेके थोड़ी सी अलग है। ये कोई इतना प्राचीन शब्द नहीं है कि जिस पे बहुत गहराई से, बहुत पीछे जाकर बात करने की ज़रूरत महसूस होती है। मैं ये मानता हूँ कि यह एक तरह से पारिभाषिक शब्द जैसा है। हमारे संविधान में जो श्रेणियाँ बनाई गई हैं उनमें अनुसूचित जनजाति शब्द का इस्तेमाल किया गया है और यह अनुसूचित जनजाति को हम आदिवासी कहते हैं। ये एक तरह से यह उस संवैधानिक शब्द को व्यक्त करने वाला एक पारिभाषिक शब्द है। कुछ लोग इसको आदिवासी का संबंध मूल निवासी से लगाते हैं। मुझे लगता है कि इस बारे में कोई निर्णय करना बहुत कठिन है, केवल इसलिए कि आदि से आदि अर्थ का बोध होता है या बिल्कुल आरंभ का बोध होता है, इसलिए हम आदिवासी और मूल निवासी दोनों को एक मान लें। मुझे बहुत यह ग्राह्य नहीं लगता। आपके विचार इसमें अलग हो सकते हैं और आप जब मेरी बातचीत के बाद आपके अगर सवाल जवाब आएंगे तो मैं उस पर अपनी समझ को और आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। मैं ऐसा मानता हूं कि हम सबके पुरखे, हम सबके जो पूर्वज रहे, वो एक ऐसी जीवन शैली जीते आए थे जिस जीवन शैली में, जिस जीवन में वो सारी चीज़ें सुरक्षित थीं, उनका महत्व सुरक्षित था, जो आज भी हमारे आदिवासी समुदाय के जीवन, उनके विचारों
और उनके दर्शन में जिंदा है, बचा हुआ है, जबकि हम उसको बहुत पीछे छोड़ आए हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि यह जो आदिवासी समुदाय है, यह दरअसल एक आदि जीवन शैली का रखवाला है। एक ऐसी जीवन शैली जो प्रकृति से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है और उसके समस्त जो कार्यकलाप हैं वह उसी पे आधारित हैं, उसी पे निर्भर है। यह एक तरह से आत्मनिर्भर समुदाय है और इसकी निर्भरता के लिए इसे बाहर की दुनिया में जाने की आवश्यकता नहीं होती। तो यह एक आत्मनिर्भर, एक स्वनिर्भर, एक ऐसा समुदाय है जैसा हजारों साल पहले मानव समुदाय होते आए थे, हुआ करते आए हैं। तो आज वे लोग जो अभी भी उस जीवन शैली को, उस विचार को, उस दर्शन को अपने भीतर समाये हुए हैं, अपने आचरण का हिस्सा बनाए हुए हैं, वे आदिवासी हैं मेरी नज़र में। मैं उन्हें संवैधानिक कैटेगरी के आधार पर आदिवासी मैं मान लूँगा, लेकिन क्या उनमें वो आदिवासियत बची है? अब ये दूसरे मुद्दे पे हम आते हैं कि आखिर आदिवासियत क्या है। तो आदिवासियत है अपनी उस पारंपरिक जीवन शैली की रक्षा करना। और यह जो जीवन शैली है, यह जो जीने का तरीका है, यह जो जीवन को देखने का नजरिया है, यह स्वार्थ से भरा हुआ नहीं है। यह नजरिया संचय का नजरिया नहीं है। यह नजरिया धन संग्रह करने का नजरिया नहीं है। यह नजरिया सुख सुविधाओं को पा लेने के लिए दौड़ पड़ने का नजरिया नहीं है। यह नजरिया जीवन को सरलता के साथ, पूरी प्रकृति के साथ एक सामंजस्य बिठाते हुए, जीव जंतु जगत वनस्पतियों तक के साथ एक बहुत ही गहरी आत्मीयता रखते हुए जीने का एक अनुभव है, जीने का एक तरीका है। हम सब जो आधुनिक शहरों में अत्याधुनिक जीवन शैली जी रहे हैं, हो सकता है हमारे पुरखे आदिवासी थे, लेकिन हम जब उस जीवन शैली को नहीं जी रहे हैं तो मैं नहीं मानता कि मैं ये कहूँ कि वह आदिवासी है या मैं आदिवासी हूँ। मैं नहीं हूँ, भले ही मैं संवैधानिक रूप से अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत परिगणित होता हूँ। ये दोनों का फर्क है, इसको समझना होगा, क्योंकि विमर्श जो हैं लोकतंत्र में ये हिस्सेदारी की मांग करते हैं, ये भागीदारी की मांग करते हैं। ये भागीदारी और हिस्सेदारी में भी बड़ा बारीक अंतर होता है। सिर्फ भागीदारी से बात नहीं चलती, हिस्सेदारी की बड़ी भूमिका होती है। यानी लोकतंत्र में हर विमर्श जो है वह सत्ता प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयत्नशील होता है और वो अपना हिस्सा बांटना चाहता है। और ऐसे हिस्से बांटने के जो कार्यकलाप हैं वो साहित्य में भी आते हैं, लेकिन एक अंतराल के बाद साहित्य की धारा में वे समाहित हो जाते हैं। मैं उस मुख्य धारा की बात नहीं कर रहा हूँ जिसको लोग प्रश्नांकित करते हैं और मुख्य धारा के नाम पे तमाम तरह के षड्यंत्र करते हैं और बहुत से लोगों को उनकी सोच, उनके दर्शन, उनके जीवन, उनके रहन सहन और उनकी संस्कृति से काटते हैं, विलग करते हैं, यहाँ तक कि उनको उनकी जड़ों से अलग करने की कोशिश करते हैं। और ऐसा सब कुछ मुख्य धारा में शामिल करने के नाम पर किया जाता है। मैं ये मानता हूँ कि आदिवासियत वहाँ है जहाँ हम जीवन जगत के साथ एक तादात्म्य संबंध रखते हैं। आदिम जीवन शैली, जो आरंभिक जीवन शैली हमारे पूर्वजों की रही है, उसको हम अपने जीवन में अपनाते और उतारते आए हैं। हम भौतिक वस्तुओं के आग्रह से बिल्कुल दूर होते हैं,
जो कि अब संभव नहीं है। अब तो जिनको हम संवैधानिक श्रेणी के अनुसार अनुसूचित जनजाति कहते हैं, उनमें भी वे लोग जो शहरों में आ गए हैं, जो पिछले 75 वर्षों में विकास की एक धारा में एक निश्चित मुकाम बना चुके हैं, उनके भीतर भी अब वह आदिवासियत केवल चित्रों में और पूर्वजों की यादों में ही सुरक्षित है, जबकि जीवन और उनके आचरण में वह चीज़ अब धीरे धीरे नहीं रह गई है। ये कहते हुए बड़े साहस से बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से लोग इस बात पर आपत्ति दर्ज करते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इस तरह के जो अस्मिता विमर्श हैं वो दरअसल सत्ता में हिस्सेदारी की बात भी करते हैं। तो ऐसा जीवन जिसमें संचय को लेकर के कोई आग्रह नहीं होता, वो अपने जितनी आवश्यकताएं हैं